सुप्रभात विद्यार्थियों। हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व के इतिहास में औद्योगिक क्रांति विषय का अध्ययन करेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसके कारण घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पर फैक्ट्री में कार्य करने की प्रणाली की शुरुआत हुई, कारखाना पद्धति की शुरुआत हुई। उत्पादन में अधिकाधिक शक्तिशाली चालित मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण आंतरिक और बाह्य व्यापार में वृद्धि हुई। इन सारे परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हम इसकी शॉर्ट में अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय उन परिवर्तनों से हैं जिन्होंने ये संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर बड़े पैमाने पर विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सकेगा। अर्थात मनुष्य जो घर पर बैठकर कार्य करता था, एक परिवार के सदस्य मिलकर के 5 या 10 लोग मिलकर के जैसे चटाई बुनना, बर्तन बनाना, वस्त्र बनाना, जूते बनाना इत्यादि कार्य जो करते थे, अब उन प्राचीन औजारों, उपायों और घर का त्याग करके एक बड़े विशाल परिसर में जब मशीनों के द्वारा बहुत अधिक लोगों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, उसको औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। G.W. साउथगेट ने औद्योगिक क्रांति की परिभाषा इस प्रकार बताई है कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन थी, जिसमें हाथों के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। सिंपल सा उदाहरण हम देख सकते हैं। गाँव में जहाँ मोची हाथ से जूते बनाता है, उसके छोटे छोटे औजार होते हैं, एक दिन में वो 1 या 2 जोड़ी जूते बना पाता है। मगर एक विशाल परिसर में मशीनों की सहायता से 100 व्यक्ति मिलकर के यदि 1000 जोड़ी जूते बना लेते हैं तो व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ गई। जहाँ एक व्यक्ति 2 जोड़ी जूते बना रहा था, अब एक व्यक्ति के हिस्से में 10 जोड़ी जूते आ रहे हैं। अर्थात ये सब किसके कारण संभव हुआ? मशीनों के कारण संभव हुआ। इसी को औद्योगिक क्रांति कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकार अर्नल्ड टायरनी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लिखा है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, परंतु विकास की सतत लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जो 18वीं शताब्दी के मध्य से आज तक जारी है। मानव सभ्यता के विकास से लगा करके आज तक मानव ने अपने जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए जो तरीके वो अपनाता गया, हर पीढ़ी के बाद वो तरीके परिष्कृत होते गए और आज भी उनमें परिवर्तन जारी है। पहले तार का आविष्कार हुआ, टेलीफोन चला, मोबाइल, 4G, 6G, वीडियो कॉलिंग, नेट बैंकिंग, नेट वगैरह सारी चीज़ें जो चल रही है वो सतत एक प्रकार से आज भी इनमें परिवर्तन और अधिक इनको मानव जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए ये सारे जो प्रयास है उन सबको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये लगातार चलते रहते हैं।
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मोटे रूप से 1750 से 1850 ईस्वी के मध्य इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और 1805 ईस्वी के बाद से जो लगातार परिवर्तन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे हैं वो भी हम इसी के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। और हम जिस औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं इसका मोटा मोटा काल 1750 से 1850 ईस्वी के बीच का है। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए या औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, इनको जानने के बाद औद्योगिक क्रांति का चित्र हमारे मस्तिष्क में और ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगा। सबसे पहले हम देखें औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जो पहला परिवर्तन हुआ वो था हाथ के स्थान पर वाष्प चालित मशीनों से उत्पादन कार्य की शुरुआत। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण तत्व है वो है मशीनों को चलाने के लिए पहले पानी का प्रयोग किया जाता था, जल शक्ति का, फिर वाष्प शक्ति का प्रयोग होने लगा, फिर विद्युत का प्रयोग होने लगा और आजकल तो प्राकृतिक गैस का क्रम से प्रयोग हो रहा है। क्योंकि सारी मशीनें इस्पात से बनती है, लोहे से बनती है, तो सबसे बड़ी चीज़ ही है कि इस्पात के कारखाने बड़ी मात्रा में खोले गए। ये औद्योगिक क्रांति की रीढ़ है, लोहा औद्योगिक क्रांति की रीढ़ है। कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग बढ़ा। अब छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े खेतों में मशीनों द्वारा कृषि की जाने लगी, जिससे उत्पादन कार्य में वृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा या अन्य कृषि जिनसों के उत्पादन में वृद्धि हुई। पूंजी का उपयोग बढ़ा, क्योंकि वह हाथ के श्रम की अपेक्षा जब मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा तो ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता हुई। ज़्यादा लोग काम में नियोजित होने लगे तो उनको मजदूरी पे करने के लिए भी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत हुई। तो औद्योगिक क्रांति में पूंजी का महत्व बढ़ जाता है। परिवहन या यातायात के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक मशीनें बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल और जो निर्मित माल हो गया उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता महसूस हुई। और जैसे कि हमें मालूम है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी आवश्यकता के कारण नए नए जल और थल मार्गी यातायात और परिवहन के साधन बढ़े। और जब एक देश में उसकी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा तो वो उसे दूसरे देशों में बेचने लगा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। तो ये औद्योगिक क्रांति के तहत होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन या जिसे हम औद्योगिक क्रांति के तत्व कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। 1750 से 1850 ईस्वी की अवधि में इंग्लैंड में लगातार कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण वहाँ उत्पादन की कारखाना पद्धति की शुरुआत हुई, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इन कारखानों में सैकड़ों लोगों की ज़रूरत महसूस हुई। तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों प्रारंभ हुई या इसके क्या कारण हमें देखने में आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हमें दिखाई देता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का, वो है इंग्लैंड में लोहे एवं कोयले की खानों का पास पास स्थित होना। मशीनें बनाने के लिए लोहे की ज़रूरत थी और लोहा जैसे आज हम देखते हैं वो डायरेक्ट हमें प्राप्त नहीं होता है। कच्चा लोहा खानों से प्राप्त होता था, उसको भट्टी पर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापक्रम पर पकाया जाता था और उस लोहे को तापक्रम देने के लिए पकाने के लिए कोयले की आवश्यकता थी। कोयला भी भारी वस्तु है और कच्चा लोहा भी भारी वस्तु है। यदि ये दोनों दूर दूर स्थित होंगे तो परिवहन में काफ़ी लागत और काफ़ी समय लगेगा। मगर जब दोनों ही चीज़ें पास पास हो, लोहा खान से निकला और कोयले खान भी पास में है, उसको वहीं से पक्का लोहे का रूप दे दिया गया। जिस प्रकार की मशीन चाहे बना ली गई या जिस प्रकार का परिष्कृत पक्का लोहा चाह बना लिया गया,
तो द्रुत गति से मशीनें बनेगी, और जब मशीनें ज़्यादा मात्रा में बनेगी तो उत्पादन के जो साधन हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस प्रकार लोहे एवं कोयले की खानों के पास पास स्थित होने से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा जो औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में प्रारंभ होने का कारण है वो है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड का पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, हर जगह उसके उपनिवेश थे, जहाँ से वो जब चाहे कच्चा माल प्राप्त कर लेता था, और उसके वहाँ कारखानों में जो निर्मित माल होता था, तैयार माल होता था, उसे वो इन अपने उपनिवेशों में बेच सकता था। तो उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल एवं नवीन बाजार मिले, जहाँ वह अपना तैयार माल बेचता था। एक प्रकार से यदि हम देखें तो यूरोप के अन्य देश यदि उससे व्यापार नहीं भी करते तो भी इंग्लैंड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उपनिवेश उसके लिए कच्चे माल के स्रोत थे और तैयार माल के बाज़ार भी थे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने का। इंग्लैंड का जो समाज है वो यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्र था। लोगों को अभिव्यक्ति एवं कार्य करने की ज़्यादा आज़ादी अन्य देशों के वनिस्पित थी। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। उसे अपने उद्योग एवं व्यापार करने के लिए किसी सामंत या शासक की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस कारण भी इंग्लैंड के जो अपन कहें उद्योगपति, पूंजीपति या लोग जो है वो नए नए आविष्कार करने, नए नए उद्योग लगाने और व्यापार करने के लिए प्रेरित हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों में ऐसी स्थिति विद्यमान नहीं थी। चौथा बिंदु है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। इंग्लैंड में जब सामंत व्यवस्था समाप्त हुई तो बड़े बड़े जो जमींदार थे वो भेड़ पालन का काम करने लगे। तो गाँव में रहने वाले जो किसान थे, श्रमिक थे, वो छोटे छोटे शहरों या कस्बों में आ गए और अपनी आजीविका चलाने के लिए वो छोटा मोटा कार्य से कपड़ा बुनना, जूता बुनना, लकड़ी का कार्य करना तथा अन्य हाथ से हस्तकौशल के कार्य वो करने लगे। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने पर ये ही लोग मशीनों पर कार्य करने के लिए उपलब्ध हो गए। तो इंग्लैंड में कुशल कारीगरों का विकास एक प्रकार से जल्दी हुआ, या उन्हें कारीगरों और मजदूरों की कमी महसूस नहीं हुई। लोग छोटे नगरों और कस्बों में पहले से ही उपलब्ध थे सामंती व्यवस्था के ख़त्म होने के कारण। इसने भी औद्योगिक क्रांति में अपना योग दिया। फ्रांसीसी क्रांति व युद्ध के समय यूरोप के अन्य देशों को सैनिक साजो सामान एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति इंग्लैंड ही करता था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब नेपोलियन यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध पर युद्ध करने लगा, उसने लगभग 15 वर्षों तक यूरोप को युद्ध में झोंके रखा। उस दौरान भी यूरोप के अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति इंग्लैंड ही करने लगा। तो इंग्लैंड को स्वयं अपने और सहयोगी देशों की सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। दैनिक उपयोगी वस्तुओं भी उसे फ्रांस या अन्य देशों से मिलने में कठिनाई आने लगी। अब युद्ध के बाद जब नेपोलियन का युग समाप्त हुआ तब जो अधिक उत्पादन किया जाता था और अधिक उत्पादन लगे कार्यों को लोगों को जब उत्पादन कार्य में लगे लोगों को जब निकाला गया तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई। तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी इंग्लैंड ने उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया, और जब अतिरिक्त उत्पादन बढ़ा तो उसने उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना शुरू किया। विश्व के अन्य देशों में या अपने निवेशों में उसने सामान बेचना शुरू किया। इंग्लैंड की शांति
एवं कानून व्यवस्था ने भी वहाँ पर औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखिका नॉवेल्स लिखती है, ब्रिटेन की राजनीतिक सुरक्षा इतनी अच्छी थी कि लोग बड़े उद्योगों में आवश्यक पूंजी लगाने में बिल्कुल ही संकोच नहीं करते थे। इंग्लैंड ने 18वीं शताब्दी में यद्यपि अनेक युद्धों में भाग लिया था, सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिकी युद्ध, नेपोलियन को पराजित करने के लिए महाद्वीपीय युद्ध, स्पेन के को सहयोग देने वाले युद्ध, यानी पारस्परिक अनेक युद्ध उसने किए थे। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि ये सारे युद्ध इंग्लैंड की भूमि पर नहीं लड़े गए, अन्य देशों की भूमि पर या यूरोप से बाहर लड़े गए, जिसके कारण इंग्लैंड को कोई अपन कहें क्षति नहीं हुई और उन युद्धों के लिए साजो सामान की पूर्ति करना आवश्यक हो गया था। इसने भी औद्योगिक विकास को गति दी। पूंजी की उपलब्धता, जैसे अपन ने देखा, हमने पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति में मशीनों के लिए, विशाल परिसर के निर्माण के लिए और श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। व्यापार के कारण इंग्लैंड में लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से इंग्लैंड को भारत से अकूत मात्रा में धन प्राप्त होने लगा। भारत की लूट ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में उत्प्रेरक का कार्य किया। रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे में इस संबंध में लिखा है, यदि प्लासी की लूट का माल और भारत की संपदा इंग्लैंड की ओर उन्मुख न हुई होती तो मैनचेस्टर, पेंसले और लंकाशायर की सूती मिलें नष्ट हो जाती तथा जेम्स वाट, आर्कराइट, कार्टराइट, क्रॉम्पटन जैसे आविष्कारक और उनके आविष्कार समुद्र में फेंक दिए जाते। एक अमेरिकी लेखक ने तो भारत पर इंग्लैंड के अधिकार होने को ही औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण कारण माना है, क्योंकि भारत से उसे बड़ी मात्रा में कच्चा माल भी मिल जाता था, वो तैयार माल बेच सकता था, वहाँ से उसे पूंजी मिल जाती थी, सोने चांदी के रूप में उसे काफ़ी पूंजी वहाँ से उपलब्ध हुई। और हम ये कहें कि बिना वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट के जो वहाँ के जो अधिकारी थे या व्यापारी थे वो बड़ी मात्रा में धन लेकर के इंग्लैंड लौटे। इन लोगों ने अपने धन को नए कारखानों, उद्योगों और आविष्कारों में लगाया। तो इस पूंजी की उपलब्धता जो औद्योगिक क्रांति की अनिवार्य शर्त है आज भी, वर्तमान में भी, तो इसने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी इसके लिए लाभप्रद स्थिति में थी। इंग्लैंड एक द्वीपीय देश है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से घिरा होने के कारण ये बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित भी रहता है और अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण व्यापार के लिए इसे सुविधाजनक बंदरगाह भी उपलब्ध होते हैं। तो अपनी स्थिति के कारण यह एक ओर तो संसार से अलग रहा और दूसरी ओर से अपनी जलीय स्थिति के कारण ये संसार के निकट संपर्क में भी रहा। तो इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसके व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और व्यापार ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो कारण है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने का, वो है कृषि क्रांति। इंग्लैंड में कृषि क्रांति का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति से पहले ही हो चुका था। छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी, बड़े बड़े खेतों में खेती की जाने लगी, जिससे बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ और मशीनों से खेती की जाने के कारण छोटे छोटे खेतों के जो मालिक थे वो किसान और मजदूर बेकार हो गए और आजीविका की खोज में वो पास के नगरों में आ गए। इससे कारखानों में काम करने वाले लोगों की समस्या का समाधान हो गया। एक प्रकार जो श्रम शक्ति की जो आवश्यकता थी कारखानों में, वो इन किसानों एवं मजदूरों ने पूरी कर दी, जिसके कारण भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। तो हमने देखा कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति शुरू होने के लिए जो जिम्मेदार कारण थे उनमें लोहे एवं कोयले की खानों का पास होना, इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य
इंग्लैंड का मुक्त समाज, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की शांति एवं कानून व्यवस्था, इंग्लैंड में पूंजी की उपलब्धता, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति और कृषि क्रांति इत्यादि चीज़ें उत्तरदायी थी। हम थोड़ा सा कृषि क्रांति के ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि कृषि क्रांति क्या थी, कौन कौन से आविष्कार उस दौरान हुए जिससे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई। तो कृषि क्रांति से हमारा जो अभिप्राय है या हम जो समझते हैं वो ये है कि अब छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े खेतों में मशीनों के द्वारा खेती होने लगी और खेती के साथ साथ उन्नत नस्ल के पशु भी पाले जाने लगे। भेड़ें मांस के लिए और गायें दूध के लिए पाली जाने लगी। मशीनों से कार्य होने के कारण समय पर जुताई हो जाती थी, निराई कटाई फसलों में खाद का प्रयोग, सिंचाई का प्रयोग, इन सभी कारण कृषि में उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। प्रति हेक्टेयर उत्पादन पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक हो गया। तो बड़े खेतों में कृषि, कृषि के साथ पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि, ये सभी कृषि क्रांति के तत्व थे। और इस कृषि क्रांति को सफल बनाने में अनेक आविष्कारों की भूमिका रही, जिसमें पहला है सीड ड्रिल। जेथरो टल ने सीड ड्रिल यानी बीज बोने की मशीन का आविष्कार किया। अब बीजों को व्यवस्थित कतारों में और अधिक भूमि पर कम समय में बोया जाने लगा। भारत में जो हरित क्रांति 1967 के बाद हुई, जिसमें ट्रैक्टर और उर्वरकों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा, जिसमें बड़े पैमाने पहले हल बैल से खेती की जाती थी तो सीमित भूमि पर ही खेतों को जोता और बीजों को बोना संभव था। मगर ट्रैक्टर में जब सीड ड्रिल के माध्यम से जब बीज बोए जाते थे तो बड़े पैमाने पर बड़ी भूमि पर बोए जाने लगे। तो सीड ड्रिल ने काफ़ी बड़े पैमाने पर कृषि करने में अपना योगदान दिया। टाउनसेंड ने फसलों को बदल बदल कर बोने के लाभ बताए। उसने कहा एक ही खेत में हर वर्ष एक ही फसल नहीं बोई जानी चाहिए। एक बार कपास बो दी तो दूसरी बार आपको गेहूँ, अलसी, दलहन या अन्य फसलें बोनी चाहिए। इससे फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, ये टाउनसेंड ने बताया। रॉबर्ट बेकवेल ने 1770 ईस्वी में भेड़ों और गायों की नस्लों को सुधार करके पशुपालन को भी लाभप्रद बना दिया। अब जो नई भेड़ों की नस्ल आई वो ज़्यादा मांस वाली थी, गायों की जो नई नस्ल आई वो ज़्यादा दूध देने वाली थी। इससे भी किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आर्थर यंग ने छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े खेतों में खेती करने के लाभ उसने बताए, जिसके कारण इंग्लैंड में अनेक बाड़बंदी अधिनियम लागू हुए। छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्म हाउसों की स्थापना की गई, जिसमें मशीनों की सहायता से खेती की जाने लगी, जिससे उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई। एक जर्मन जस्टन वान लिविंग ने फसलों में फास्फेट, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व यानी उर्वरक खाद, जिसे आज अपन खाद कहते हैं, यूरिया और डीएपी खाद, डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया में नाइट्रोजन वगैरह जो पौधों को मिल जाता है, वो खाद देने या उर्वरक देने के लाभ बताए। उसने कहा इससे पौधों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। एक अमेरिकी विटने ने 1793 ईस्वी में अनाज से भूसा अलग करने की मशीन, जिसे हम आज भारत में थ्रेशर के नाम से जानते हैं, गेहूं के पौधों से गेहूं के दाने अलग कर दिए जाते हैं, मक्के के पौधों से मक्के या दलहन से दलहन, इन सारी चीज़ों से, तो भूसा अलग हो जाए और फसल अलग हो जाए। ये विटने ने ऐसी मशीन बनाई। साइरस ने 1834 ईस्वी में फसल काटने वाली मशीन बनाई, जिससे फसलों को काटना ज़्यादा आसान हो गया। इस प्रकार
कृषि के क्षेत्र में क्रांति यानी परिवर्तन, क्रांति शब्द ही परिवर्तन का द्योतक है, जो परंपरागत व्यवस्था में परिवर्तन को व्यक्त करता है क्रांति शब्द। तो कृषि में क्रांति से जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो थी, उत्पादकता में वृद्धि हुई, अब कम लोगों की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो किसान और मजदूर जिनकी ज़रूरत खेतों में थी, अब वो बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए, वो शहरों की ओर चले। दूसरी ओर ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने से उत्पादन आधिक्य की कंडीशन पैदा हुई। उससे उस उत्पादन आधिक्य को या तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाए और या उसी के अन्य प्रतिरूप बनाए जाए, उनसे अन्य परिष्कृत वस्तुएं बनाकर उन्हें काम में ली जाए, बेची जाए, ये महसूस हुआ। और फसलों की नस्ल सुधार से भी लोगों को एक तो खाद्य समस्या हल हुई और कृषि और पशुपालन लाभदायक बन सका। तो कृषि क्रांति ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया औद्योगिक क्रांति में। तो इस प्रकार आज हमारे औद्योगिक क्रांति का अर्थ, परिभाषा, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण तत्व, ये सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हमने देखी। धन्यवाद।